गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बताना बेटा एक बार। तान्या प्रॉपर आ रहा है क्या? प्रियांशु, चंद्र प्रकाश, एनीवन कन्फर्म करो कोई भी। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। आईसीआई से मैटर ले रहे थे अपन, है ना? क्वेश्चन भी करवाने थे, करेंगे अभी। एक बार ये भी खोल लेते हैं तब तक। सेल बाय सैंपल का प्रैक्टिकल करा रही हूँ आपको एक, ठीक है? पर बैक साइड आओ, आईसीआई क्वेश्चंस हैं जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, 2.30 पेज नंबर। इन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 6 मार्क्स। सेल बाय सैंपल पढ़ी थी ना सेक्शन 17 कल, और बताया भी था इंपॉर्टेंट है। सेल बाय सैंपल हो तो 3 चीजें याद करो। बल्क शुड कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल, बायर को चांस मिला एक्सपेक्टिंग द गुड्स फ्रॉम लेटेंट और हिडन डिफेक्ट। याद आ रहा है? अब देखो क्या है इसमें, एक बार पढ़ते हैं। मिसेस गीता जो है लोकल राइस और व्हीट शॉप पे गई, 100 kg ऑफ बासमती राइस खरीद। शॉपकीपर ने बोला इतना प्राइस लगेगा, वो एग्री हो गई। मिसेस गीता ने इंसिस्ट किया कि वो सैंपल देखना चाहती हैं। शॉपकीपर एग्री हो गया। शॉपकीपर ने उसको एक बोल ऑफ राइस दिखाया है, द सैंपल। सैंपल एग्जैक्टली कॉरेस्पॉन्ड टू द एंटायर लॉट। जैसा सैंपल दिखाया है इसका मतलब वैसे ही गुड्स दिए गए, है ना? ये लाइन है जो कहना चाहती है, जैसा गुड्स सैंपल में दिखाया गया ना उसको वैसे ही गुड्स दिए। आगे क्या था देखो, बायर एग्जामिन द सैंपल कैजुअली विदाउट नोटिंग द फैक्ट दैट इवन दो द सैंपल वाज दैट ऑफ बासमती राइस, इसमें लॉन्ग और शॉर्ट ग्रेन थे। चीज वैसी ही डिलीवर हुई जैसी सैंपल में। बायर की गलती थी कि उसने कहा नहीं, सैंपल तो बासमती राइस का है लेकिन लॉन्ग और ग्रेन राइस मिक्स है। आगे देखो, ये घर ले गई, इसने क्या किया, कुक ने देखा, ने कंप्लेन की, क्या कहा कि केयर की जाएगी, उसका ऐसा टेस्ट आएगा जैसा आना चाहिए, ठीक है? ये आपकी डिश की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, बोल दिया कुक ने। अब मिसेस गीता जो है वो केस फाइल करना चाहती हैं फ्रॉड का अगेंस्ट द सेलर। भाई आप जो है ना अच्छे सामान के साथ मिलावटी सामान मिला के बेचते हो, किसी भी सक्सेसफुल सोच के बताओ। नहीं, क्योंकि इसको वही चीज दिखाई गई थी, जैसी चीज दिखाई गई थी वैसी ही की गई है। गलती इसकी है कि इसने सैंपल को अच्छे से, समझ आ रही है चीज की नहीं आ रही बताओ। आगे देखो, डिसाइड द फेट ऑफ द केस, ऑप्शन अवेलेबल टू बायर फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल। ग्रीवेंस रिड्रेसल को शिकायत का निवारण, शिकायत निवारण, ग्रीवेंस मतलब होता है शिकायत, रिड्रेसल मतलब होता है निवारण। मतलब उसकी शिकायत निवारण का कोई तरीका है क्या भाई, कोई ऑप्शन है क्या बायर के पास? नहीं है यहाँ पे। एज पर द प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ। आगे क्या बोला, व्हाट विल बी योर आंसर। अगर मिसेस गीता ने स्पेसिफाई कर दिया होता कि मुझे बड़े वाले ही चावल चाहिए, लेंथ ऑफ राइस बता दी होती, अब क्या होता? अब तो कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन लग जाती ना, जैसा कहा वैसा ही होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है बताओ मुझे। अब आंसर कैसे लिखोगे वो देखो, सेक्शन नंबर 17 का मैटर दोगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 2। आंसर पार्ट पे आओ एक बार। से अच्छा आंसर लिखना सिखाऊंगी आपको। आपको पता है सेक्शन 17 है, सेल बाय सैंपल का तो रट के जाना सेक्शन 17। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये तो अपने को लैंग्वेज देनी होती है। आगे क्या लिखेंगे, सेल बाय वे ऑफ सैंपल द थ्री इम्प्लाइड कंडीशन बी सेटिस्फाइड। पहला, बल्क शुड बी कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल, बायर शुड बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल। तीसरा, दिया नहीं है तुम देखे आना, गुड शुड बी फ्री फ्रॉम लेटेंट और हिडन। आपको पता है ना 3 है, तो आप बी ऑन द सेफ साइड। आईसीआई का भरोसा नहीं है, नेक्स्ट टाइम आंसर में 3 डाल दे तो
अपन तो तीनों देके आएंगे, एक लाइन में क्या फर्क पड़ रहा है अपना। आगे देखो, अब आंसर दे रहा है, इन द इंस्टेंट केस इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट मिसेस गीता विल नॉट बी सक्सेसफुल। तो उसने एग्जामिन किया कैजुअली विदाउट नोटिसिंग दैट इवन दो सैंपल इज ऑफ बासमती राइस बट इट कंटेन्स अ मिक्स ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट ग्रेन। समझ आ गई बात। दूसरा क्या बोला, बायर के पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं। तीसरा, अगर उसने रिक्वायरमेंट बता दी होती, इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड शैल कॉरेस्पॉन्ड विद डिस्क्रिप्शन, इफ इट इज नॉट सेलर विल बी लायबल। डिस्क्रिप्शन वाली कंडीशन लगी। समझ आ गई बात की नहीं आई, बताओ कर सकते हो ना ऐसा आ गया तो। और बहुत हाई स्कोरिंग क्वेश्चन है बेटा, 3 पार्ट थे, तीनों के आंसर है, तीनों के मार्क्स डिवाइडेड है, इसमें स्टेप मार्किंग होती है अपने पेपर में। 3 पार्ट पूछे तो तीनों के आंसर आए हैं। आगे देखो, एक और क्वेश्चन कराती हूँ तुम्हें सैंपल का, ये कर लो चलो। क्वेश्चन नंबर 5, एक पढ़ो एक बार तो। सर्टेन गुड्स वेर सोल्ड बाय सैंपल बाय ए टू, हु इन टर्न सोल्ड द सेम बाय सैंपल टू सी ने बेच दिया आगे डी को। देखो कैसी चेन बन रही है, ए ने बेचा डी को, बी ने बेचा सी ने बेचा डी को, और सारी चल रही है सेल बाय सैंपल। सब चल कैसी रही है, सेल बाय वे ऑफ सैंपल। गुड्स जो थे वो सैंपल के अकॉर्डिंग थे। डी ने देख लिया कि ये सैंपल के अकॉर्डिंग, उसने गुड्स रिजेक्ट किए और नोटिस दे दिया किसको, सी को। सी ने केस फाइल किया, बी ने केस फाइल किया। आपसे क्या पूछा जा रहा है, बी और सी को बताइए कोई रेमेडी, और मिलेगी तो क्या मिलेगी, वो एडवाइस करनी है आपको। अब बेसिकली देखो बेटा, बी तो सावधान था, इसने नोटिस कर लिया कि गुड्स जो है वो सही नहीं है, सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसके पास तो दोनों ऑप्शन थे, कैन रिजेक्ट द गुड्स, रिटर्न द गुड्स, आस्क फॉर डैमेजेस, और बोथ, है ना। अब इनकी बात करो बी और सी, ये जागरूक थोड़ी ना है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने नोटिस नहीं किया उस चीज को, इन्होंने आगे सेल किया है, आगे सेल किया है। दे कैन आस्क ओनली फॉर डैमेजेस, कैन नॉट रिटर्न द, कैन नॉट रिटर्न द। समझ आई बात की नहीं? तो इफ द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स, पार्ट ऑफ देम, ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ वारंटी में बदल गई, अब आप सिर्फ डैमेजेस ले पाओगे, अब आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर पाओगे, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर पाओगे। जब आप, क्या होता है, आपने ऐसा कोई काम किया, आपने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, जब आप आगे किसी को बेच रहे हो मतलब आपने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। गुड्स आर नॉट सेवरेबल, बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स। थर्ड पॉइंट याद करो, था कि नहीं था, सेक्शन 13 ब्रीच ऑफ कंडीशन को कब ब्रीच ऑफ वारंटी के बराबर मानेंगे? अरे यार याद कर, 4 पॉइंट थे, बाई वेवर, बाई इलेक्शन, नॉन सेवरेबल, बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स, जो मैं लगा रही हूँ। और फोर्थ क्या था, एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, बाय रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज। तो जैसे ही आप आगे बेच रहे हो, यू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स, अब आप रिटर्न नहीं कर पाओगे, यू कैन आस्क ओनली फॉर। माइंड में क्लैरिटी आई क्या थोड़ी, क्या कहना चाह रही हूँ? अब एक बार आंसर पढ़ लो, आ जाएगा सब, डायरेक्टली नहीं आता, वरना मैं होमवर्क में ही दे देती। चलो मैं करा रही हूँ, इसका मतलब कुछ थोड़ा बहुत है। आ जाओ, ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन आरटीपी में डाला है अभी लास्ट टाइम। आरटीपी का मैंने सॉल्यूशन करवाया था, वीडियो हुआ था हमारा इसका आरटीपी का, उसके अंदर इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम वाली आरटीपी। क्या है देखो, इन द इंस्टेंट केस डी ने नोटिस किया डेविएशन, वो तो रिजेक्ट कर सकता है एंड ट्रीट इट एज अ ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन एज टू सैंपल। लेकिन ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन एज टू सैंपल सिर्फ किसके लिए है? डी के लिए, बी और सी के लिए नहीं है, बी और सी के लिए नहीं है। कैसे? which provides that when the goods are sold by sample, goods should correspond with sample, है ना। buyer should be given reasonable opportunity comparing the bulk with sample, goods should be from latent or hidden defect। सेक्शन 17 की बातें करी, ठीक है। आगे आ गए, नेक्स्ट कलर यूज कर लेते हैं एक बार। whereas C can recover only damages, B can recover only damages from me। for C and B it will not be treated as of implied condition as to sample, they have accepted the goods and sold the goods। सेक्शन 13 याद कर लो, उसका पॉइंट नंबर 3 लगा है, यहाँ 2 दे तो रखा है लेकिन लगा कौन सा है, 3 लगा, आप खुद देख लो।
था ना, नॉन सेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स होल और पार्ट ऑफ देम। अपन ने 3rd नंबर पे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, इसी की बात चल रही है। खुद ने दे दिया यहाँ पर एक्सेप्टेड वर्ड आ रहा है, देखो तुम्हें समझ में आ गया ना ऐसा क्यों हुआ। यहाँ ब्रीच ऑफ कंडीशन ब्रीच ऑफ वारंटी में बदल गई, इस वजह से अब ये कैंसिल नहीं कर सकते, सिर्फ क्या ले पाएंगे, डैमेजेस। अच्छा क्वेश्चन था ना, तो आप करके जाना ताकि आप फंसो मत। फंसाने की कोशिश करेगा लेकिन घुमा फिरा के आएगा यहीं पे। कौन सा क्वेश्चन बचा है, एक तो फर्स्ट बचा है वो कैविट एम्प्टर का है, सेकंड मैंने करा दिया, थर्ड तुम्हें कल होमवर्क दिया था, फोर्थ वाला करवा दिया है ना, सिक्स्थ भी करा दिया, होलसमनेस, दांत टूट गया था ब्रेड के अंदर, याद आ रहा है। अच्छा अब अपन आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। आई थिंक सबको इम्प्लाइड कंडीशन क्लियर है, अब आ रहे हैं इम्प्लाइड वारंटी पर। इम्प्लाइड वारंटी तुम्हारी 4 दी हुई है, पेज नंबर बता दूं क्या है, 2.2। That is warranties which are presumed by law are implied warranty। implied मतलब presumed by law ही तो था ना, warranties which are presumed by law। क्या दे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट में तो इंक्लूडेड नहीं है, बट लॉ प्रिज्यूम करता है कि पार्टीज ने जैसे इन्हें कॉन्ट्रैक्ट में डलवा रखा है, दे आर प्रिज्यूम्ड बाय लॉ। ठीक है, 4 होती हैं आपकी, कौन सी, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंसेस, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर एंड क्वालिटी ऑफ। स्टार्ट किससे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट लगाओ टॉपिक को, वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी में आता है 4 नंबर का आता है, 4 पॉइंट, 14 से 16 सेक्शन। फिर सेक्शन नंबर ना भी दो तो कोई याद करने मैं लास्ट में बता दूंगी। क्या आ गया, वारंटी एज टू डिस्टर्ब, क्या कहनी चाहती है, सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। जो गुड्स पैसे देकर के बायर मार्केट से खरीद पीसफुली उसके पोजीशन को एंजॉय कर सकते, कैन एंजॉय द क्वाइटफुल और द पीस। पैसे देकर के मार्केट से लेके आ रहे हो, कैन पीस बाय द पोजीशन, कोई भी आपके उस पोजीशन को डिस्टर्ब करेगा, ये वाली वारंटी ब्रीच हो जाएगी। क्या मिलेंगे, वारंटी ब्रीच में सिंगल रेमेडी है क्या, डैमेजेस। क्लियर है कि नहीं है बताओ बेटा। यहाँ पर चल रही है अपनी, क्या लिखा है देखो, इम्प्लाइड वारंटी दैट बायर शैल हैव एन एंजॉय क्वाइट पोजीशन ऑफ द गुड्स। क्वाइट मतलब क्या होता है, पीसफुल, लिख लो। क्वाइट मतलब मैम अगर कोई चीज लिख रही है ना मतलब तुम्हें डिम्ड है। क्वाइट मतलब पीसफुल। अच्छा ये कैसे याद कर सकते हो, जैसे होता है ना कीप क्वाइट, कीप क्वाइट मतलब चुप रहने के लिए बोलते हैं ना, क्वाइट मतलब ही क्या होता है, पीस। मतलब बायर क्या कर सकता है, पीसफुली गुड्स का पोजीशन एंजॉय कर सकता है। अगर बायर हैविंग गॉट द पोजीशन इज लेटर ऑन डिस्टर्ब्ड इन पोजीशन, ही इज एंटाइटल्ड टू sue द सेलर फॉर द ब्रीच। पैसे देके मार्केट से चीज खरीदी, पीसफुली उसका पोजीशन कर सकते हो, कोई भी चीज का पोजीशन छीनेगा ये वारंटी ब्रीच हो जाएगी। आप क्या ले सकते, डैमेजेस। एग्जाम्पल पढ़ो, अब एग्जाम्पल तो इसमें चोरी वाले आएंगे, देखो उसका रीजन बताऊंगी। कहते हैं ना कभी कभी गलियों में जो फेरी वाले सामान बेचने आते हैं चोरी का माल, ज्यादातर वो आपको बोलेंगे ना ये रेट कितनी है, 1000 रुपए का आइटम है, आप उनसे बार्गेनिंग करोगे ना 100 रुपए में देके चले, फॉर देम वर्चुअली द कॉस्ट इज, वर्चुअली द कॉस्ट इज। ये क्या होता है कि सूरत वगैरह से जैसे साड़ियाँ वगैरह आई, टोल टैक्स पे गाड़ियाँ खड़ी हुई, 1-2 गट्ठर निकाल लिए, जाके गलियों में बेच देंगे तो आ जाए वो बढ़िया। समझ आई बात कि नहीं आई बताओ। और ऐसा एक बंदा आया आपकी गली में सामान बेचने, आपने खरीद, आप बड़े खुश, हमने तो अच्छी बार्गेनिंग कर ली, 1000 रुपए की चीज 100 रुपए में दे गया, वर्थ तो थी भाई, उसके लिए 0 थी तो क्या हुआ, वैल्यू तो है ही ना उसकी। ठीक है, आप बड़े खुश, हुआ क्या, लगातार ऐसी चोरियां हो रही थी, रियल ओनर ने कंप्लेन कर दी, वो टोल टैक्स पे चोरी करता वो पकड़ा गया, उससे पूछा गया भाई तूने सामान कहाँ कहाँ बेचा, उसने आपके घर का पता बता दिया,
पुलिस आएगी, सामान रिकवर करके ले जाएगी, आपका पोजीशन डिस्टर्ब हो गया, आपने पैसे दिए थे, चाहे 100 रुपए ही दिए, पैसे दिए थे ना। स्टोलन प्रॉपर्टी में बोनाफाइड परचेजर को भी कुछ दो केसेस में नहीं मिलता, एक तो हायर परचेज और एक स्टोलन। स्टोलन प्रॉपर्टी में बोनाफाइड परचेजर को भी कुछ नहीं मिलता। आप बोनाफाइड ही तो हो, पैसे देके चीज खरीद रहे हो, आपको थोड़ी ना पता है चोरी का सामान है। डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ गॉड, फिर भी लॉ आपको प्रोटेक्ट नहीं करता। बाकी सब जगह लॉ क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, बोनाफाइड परचेजर। दो जगह नहीं करता, इसमें स्टोलन प्रॉपर्टी और हायर परचेज। समझ आई बात की नहीं बताओ। स्टोलन प्रॉपर्टी लिख लो एक लाइन, in case of stolen property and hire purchase, case of stolen property and hire purchase, when bona fide purchaser does not get good title, से भी कुछ नहीं, क्यों, पहले वाले के पास नहीं होता, पहले वाले के पास नहीं है इसलिए आगे भी नहीं मिलेगा। स्टोलन गुड्स में उसके पास ओनरशिप नहीं थी तो वो आपको भी नहीं दे सकता, हायरर के पास ओनरशिप नहीं होती इसलिए वो आगे नहीं दे सकता, यही रूल है। ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं। ए ने बी को एक टीवी बेचा और ये टीवी क्या है, ए ने गोपाल के घर से चुराया है, स्टोलन है। अब किस्मत बुरी थी, गोपाल और बी फ्रेंड्स निकले, आईपीएल के मैचेस चल रहे थे, खुद के यहाँ तो टीवी चोरी हो गया, दोस्त के यहाँ गया यार टीवी वगैरह देख, मैच देख। अब बोले अभी अभी टीवी खरीदा है मैंने तो सेकेंड हैंड, बैठ के अब देखने गए वहां पर, तो क्या हुआ, उसके टीवी पे कोई निशानी थी, वो देखते ही टीवी समझ में आ गया ये टीवी तो भाई मेरा है। अब रियल ओनर के पास क्या होती है, प्रोप्राइटरी रेमेडी, वो तो किसी से भी सामान वापस ला सकता है कि नहीं, जस्टिन रैम है, कैन रिकवर द गुड्स फ्रॉम एनीवन इन द वर्ल्ड। वो बोलता भाड़ में गई तेरी दोस्ती, मैं तो टीवी लेके जा रहा हूँ, बाकी बाद में देखेंगे, सही काम नहीं है तेरा, चोर बाजार से सामान खरीदता है। ठीक है, अब ये टीवी लेके वापस आ गया, बी का पोजीशन डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ बताओ, हो गया ना। कौन सी वारंटी ब्रीच, पहले वाली अनडिस्टर्ब पोजीशन, क्या मिलेंगे, डैमेजेस। अब आपका दिमाग उल्टा भी काम करना चाहिए था कि मैम कंडीशन एज टू टाइटल भी तो लगनी चाहिए, ओनरशिप कहाँ है बेचने वाले के पास, नहीं है ना, जो बेच रहा है वो स्टोलन बंदा है ना, स्टोलन प्रॉपर्टी है ना, तो ओनरशिप तो नहीं है, तो फिर मैम वहां क्यों नहीं लिया, यहाँ क्यों लिया। अब इसमें मुझे एक चीज सोच के बताओ, क्या इसको टीवी वापस मिलेगा, क्या नहीं मिल सकता ना, वो वाला ऑप्शन तो यहाँ पर है ही नहीं ना, यू कैन रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न द गुड्स वाला ऑप्शन तो यहाँ आएगा ही नहीं ना। अगर मैं बात करूंगी स्टोलन गुड्स का तो वो हमेशा पॉइंट नंबर 1 में यहाँ जाएगा, वो कंडीशन है एज टू टाइटल में, याद कर लेना। स्टोलन वाला वारंटी में जाएगा, स्टोलन वाला किस में जाएगा, वारंटी में। यहाँ पर उसको ये थोड़ी ना कह सकते कि भाई तू टीवी तेरे को दिला दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, शिप ही नहीं है, क्या करे, स्टोलन गुड्स थे। एक बार पढ़ लो, अब यहाँ मिलता जुलता एक एग्जाम्पल तुम्हें यहाँ मिलेगा, इम्प्लाइड वारंटी, ये तो पढ़ लिया था ना, एग्जाम्पल पढ़ो। एक्स ने एक लैपटॉप खरीदा वाई से, आफ्टर परचेज एक्स स्पेंड सम मनी ऑन इट्स रिपेयर, यूजेज इट फॉर सम टाइम, अननोन टू द पार्टीज, इट टर्न्स आउट दैट द लैपटॉप, आ गया ना ये चीज, यहाँ कहीं ना कहीं तुम्हें स्टोलन वर्ड मिलेगा इसमें, ठीक है, चोरी का है, रियल ओनर आया वापस ले जाएगा ना, राइटफुल ओनर को वापस मिल गया, Y was held responsible for the breach, X is entitled to damages, not only for price but also for cost of repair, damages मिल जाएंगे, क्या मिलेंगे, damages। अपने वाला एग्जाम्पल में तो वो भी मुश्किल है, फेरी वाला, उससे कुछ मिलेगा तो देंगे ना, पुलिस अपनी जेब से थोड़ी ना दे देगी, समझ आ रही ना चीज, वो आपके 100 रुपए की भी रिकवरी हो ये जरूरी नहीं है ना। स्टोलन गुड्स में तो डिपेंड करता है उनको कितनी रिकवरी हो रही है। आई होप समझ में आ गया पहला पॉइंट, है ना। सेकंड आया नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंस, एनकम्ब्रेंसेस का मीनिंग लिख लो,
लोन, प्लेज, चार्ज, मॉर्गेज। लोन, प्लेज, चार्ज, मॉर्गेज। लोन, प्लेज, चार्ज। सिंपल लैंग्वेज बता देती हूँ मैं तो। जो गुड सेलर बेच रहा है वो पहले से किसी के पास गिरवी रखे हुए नहीं होने चाहिए, उनमें पहले से कोई लोन नहीं होना चाहिए, प्लेज नहीं होना चाहिए, मॉर्गेज नहीं होना, किसी तरीके का कोई भी चार्ज उन गुड्स पे नहीं होता। ए ने कुछ गुड्स गिरवी रखे बी के पास और कहा पोजीशन कल दूंगा, सेम डे वो गुड्स ए ने बेच दिए सी को, कौन सी वारंटी ब्रीच? नॉन एग्जिस्टेंस। जो गुड्स आप बेच रहे हो दे आर सब्जेक्ट टू प्लेज, है कि नहीं है बताओ? तो यही चीज यहां दी हुई है। इंप्लाइड वारंटी क्या कहती है? दैट गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम ऑल द चार्जेस इन द फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टी, जो कि आपने बताया नहीं है बायर को। सही है ना? जो गुड सेलर बेच रहा है उस पर किसी तरीके का चार्ज नहीं हो। एग्जाम्पल पढ़ो, मैंने बताया वैसे ही मिलता जुलता। पढ़ लो एग्जाम्पल नंबर 70। पहले तो प्लेज पे रखा कार को, 15,000 ले लिए, बोले पोजीशन दूंगा कल। इमीडिएटली ये कार बेच दी एक बायर को जो गुड फेथ में खरीद रहा है, तो इस चीज की जानकारी नहीं है। We may either ask A to clear the loan himself or may pay the money, then file a suit against A for recovery of money. सही है कि नहीं बताओ मुझे? डैमेजेस लेगा कि नहीं लेगा? भाई तूने कहा था फ्री फ्रॉम प्लेज होना चाहिए, या तो मैं प्लेज का पेमेंट कर देता हूँ तो उस पर केस फाइल करूंगा, रिकवरी कर लूंगा, या डायरेक्टली कहूंगा कि तू प्लेज के अमाउंट का पेमेंट कर दे। करना तो तुझे। समझ आई बात की नहीं आई बताओ? क्या मिलते हैं वारंटी ब्रीच में? ओनली डैमेजेस, डैमेजेस। नेक्स्ट अपन ये बाद में लेंगे, पहले इस पे आओ। फोर्थ, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर। डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स क्या कहता है? देखो, खतरनाक चीज, डेंजरस नेचर, हैजार्डस गुड्स। और को अब ये लॉ में किन गुड्स की बात कर रहा है? कुछ लिखवा देती हूँ एग्जाम्पल, जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, पेन का कलर चेंज कर नहीं है, आई थिंक पिंक सबसे अच्छा हाईलाइट होता है, ऐसा लगता है। रेड होता है आपका? वो जो हाईलाइट हो अच्छे से वो बता दो। इसमें लिख लो कौन कौन से, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, डीडीटी पाउडर और रेड किलिंग पॉइजन, चूहे मारने की दवा। ये बेसिकली डेंजरस नेचर के गुड्स हैं। पे ना वो लिख के आता है इंस्ट्रक्शन बच्चों पॉइजनस प्रिपरेशंस होती हैं। सिगरेट पे भी वार्निंग आती है, स्मोकिंग इज टू, टोबैको पे भी आती है ना, चेइंग ऑफ सुपारी और टोबैको में कॉज कैंसर, ऐसा कुछ आता है ना लिख के, आता है ना। और वो सारे शॉपकीपर वो फोटो भी लगा के रखते हैं, इतनी गंदी फोटो होती है वो वाली, नहीं होती क्या वो? लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं। अगर गवर्नमेंट का इंटेंशन रोकने का है ना, तो प्रोडक्शन लेवल पे बैन लगाओ। वो तो लगाएंगे नहीं, हाईएस्ट टैक्स स्लैब है वहां, तो रेवेन्यू का सोर्स है। कब लगाएंगे? जब वो प्रोडक्ट बन गया उसके बाद। तो आपको पता है कोविड वाले टाइम पे सारी चीजें बंद हो जाए, 2 जगह तो लगा हुआ था, ब्लैक मार्केटिंग ही हो रही थी एक तरीके, है ना। दोनों चीजें समझ गए ना किसकी बात कर रही हो? ठीक है, वहां पे ना तो मास्क की जरूरत है ना, बाकी जगह तो बोले 4 जगह 5 जने अगर खड़े हुए मिल गए ना एक साथ, डंडे मारते मारते पुलिस ले जाएगी स्टेशन। हाँ वो इम्यूनिटी बूस्टर में और आगे। हाँ वो कहते हैं ना सैनिटाइजर अल्कोहल ठीक कह रहे हो। चलो अब तुम आ जाओ मेन बात पे। क्या कहना चाहते हैं कि अगर कोई डेंजरस नेचर के गुड्स बेच रहा है तो उसे वार्निंग देनी चाहिए। सेलर अगर ऐसे गुड्स बेच रहा है जो कि कैसे बेटा, डेंजरस नेचर के, तो उसकी ड्यूटी है क्या दे? वार्निंग। ना वार्निंग दी नहीं, बायर को हो गया नुकसान, वारंटी ब्रीच, क्या दे दो? डैमेजेस। इंसेक्टिसाइड की बोतल बेची ए ने बी को, प्रैक्टिकल बनेगा तो कैसे बनेगा बता दूं।
सीपीटी में ऐसे आते थे क्वेश्चन, वो ही बता देती हूँ। ए ने बी को इंसेक्टिसाइड की एक बोतल बेची, उसके ऊपर कोई वार्निंग लिखी, उसे घर लेके गया, इंसेक्टिसाइड की बोतल खोली, उस बोतल के अंदर से पॉइजनस फ्यूम और उसकी वाइफ की आंखें जल गई। कौन सी वारंटी ब्रीच हुई? फोर्थ, नई वाइफ लाके नहीं देंगे, क्वेश्चन मत पूछना। समझ आ गया ना? डैमेजेस बोले मैंने, और डैमेजेस कितने? जितने कोर्ट को सील लगे। क्लियर है क्या नहीं है? बताओ मुझे। तो ऐसे दे सकता है एग्जाम्पल, इनमें से किसी का भी डाल सकता है। क्या लिखा है? द गुड्स आर ऑफ डेंजरस इन नेचर। बायर को इस डेंजर की जानकारी नहीं है, सेलर को वार्निंग देनी चाहिए, अगर नहीं दी तो इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, सेलर विल बी। ठीक है, अब बचा थर्ड पॉइंट लास्ट, क्वालिटी और फिटनेस। कंडीशन में पढ़ा था, क्वालिटी और फिटनेस की कंडीशन हमने कहा था जनरली एप्लीकेबल नहीं होती है, जनरल रूल लेट द बायर बी अवेयर, याद आ रहा है? तो यहाँ पे भी पहले तो वही पढ़ाएंगे, ये पढ़ो पैराग्राफ। रिगार्डिंग implied condition of warranty as to quality or fitness for any particular purpose, the rule is let the buyer be aware. सेलर की ड्यूटी नहीं है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में अनफ्लैटरिंग ट्रूथ को रिवील करे, बताए, किसने की ड्यूटी की? बायर की। पर इस रूल के कुछ एक्सेप्शन है, नेक्स्ट टॉपिक आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक यही है हमारा कैवेट। ठीक है, ये तो बात इन्होंने की कि जनरली नहीं लगता, पर लग जाएगा। कब लग जाएगा? जब ये व्यापारिक प्रथा या प्रचलन से जुड़ा हुआ है, याद करना, अनेक्स्ड और अटैच्ड टू ऑफ ट्रेड, अनेक्स्ड और अटैच्ड बाय द यूजेस ऑफ ट्रेड। पर ऐसी व्यापारिक प्रथा या प्रचलन चल रहा है तो लग जाएगा, नॉर्मली नहीं लगता। अब यहाँ तो इन्होंने कोई एग्जाम्पल नहीं डाला, सीपीटी बुक में जरूर डाल रखा था, वही डिस्कस कर लेते हैं अपने पास, और तो इसका कोई एग्जाम्पल नहीं। आप ऑनलाइन अपन गुड्स खरीदते हैं तो उसमें कई बार डिस्काउंट होता है, बल्क परचेज, और स्पेशली इन कॉस्मेटिक सेक्टर कई बार दे आर रेडी टू गिव 70 to 80% डिस्काउंट, है ना? तो आई वोंट से दैट दीज प्रोडक्ट्स आर एक्सपायर्ड, बट दे आर वेरी मच, है ना? इट इज जस्ट अ टाइप ऑफ स्टॉक क्लियरेंस सेल। कुछ दिन बाद में कंपनी के लिए उसकी वर्थ जीरो हो जाती, तो कहते हैं कि भाई जो निकल रहा है सामान निकाल दो, है ना? अब उस केस में होता क्या है, एक्सपायर्ड नहीं होते, दे आर वेरी मच नियर टू एक्सपायरी। तो इससे लिंक करेंगे एक एग्जांपल, कुछ ड्रग्स बेचेंगे, ड्रग्स मतलब नॉर्मल मेडिसिन होता है, आप मेडिसिन की बोतल पे भी आप देखते हो कई बार लिखा होता है शेड्यूलाइज्ड ड्रग शुड बी टेकन अंडर द एडवाइस ऑफ ओनली मेडिकल प्रैक्टिस। तो इसको मिस इंटरप्रेट मत करना, यहाँ वाली ड्रग अभी तक कोकीन तक नहीं पहुंची है, ये ड्रग मतलब क्या है? मेडिसिन, नॉर्मल, है ना? तो कुछ ड्रग्स बेची गई थी, किसमें? ऑक्शन में। बी ने हाईएस्ट बिड लगाई और ये मेडिसिन, जब ये मेडिसिन इसने आगे क्या की, मार्केट में बेची, लोगों की आई क्या कंप्लेन आई कि ये इफेक्टिव नहीं है उतनी जितनी नॉर्मल मेडिसिन होती है। लैब में क्या हुआ? टेस्टिंग हुई, एक चीज इसी प्रोडक्ट पे लिखा है एक्सपायरी डेट 10 मार्च, तो 10 मार्च को ही खराब होती है या धीरे धीरे क्वालिटी डेप्रिशिएट होती है और 10 मार्च को धीरे धीरे डेप्रिशिएट, एक्सपायर्ड नहीं है टू एक्सपायरी है, तो इन्फीरियर इन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स देन द मेडिसिन अवेलेबल इन द मार्केट, these medicines were inferior in quality standards than the medicine which were available in the market, expired नहीं थी, very much near to expiry। आप कॉन्ट्रैक्ट को इसके लिए कैंसिल नहीं कर सकते, कैन आस्क ओनली फॉर। समझ आई बात? इसको इन्होंने इसमें डील किया था, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूज ऑफ ट्रेड। समझ आ गई? तो ये चीज इन्होंने ली थी, नॉर्मली नहीं लगती, तबीयत नहीं, इफेक्टिव नहीं थी ना, इंफीरियर स्टैंडर्ड्स थे काफी, और ऑक्शन सेल में खरीदी थी। वही है ना कि भाई इसके अंदर ये बोला ज्यादा क्या मिलेंगे तुम्हें, जो भी डैमेजेस मिले, है ना, वापस तो कर ही नहीं सकते ना। डैमेजेस ये हो गए कि मार्केट से सारी चीजें मेडिसिन वापस आ रही हैं, लोग इस कंपनी के अब लेने को तैयार नहीं हो रहे, इससे फायदा ही नहीं हो रहा। अच्छा होता नहीं है क्या, दवाई काम नहीं कर रही इस कंपनी, फार्मा बेस्ड, ह्यूमर इज किंग भाई,
उसके पास 10 ऑप्शन है, जरूरी थोड़ी ना आप सर्विसेज अच्छी नहीं दोगे तो दूसरी कंपनी खरीदेगा। समझ आ रही है चीज की नहीं आ रही बताओ? भाई नुकसान तो हुआ ही है ना, इसने तो पैसे देके खरीदी थी, फ्री में थोड़ी ना खरीदी थी। 4 थी, कंसोलिडेट कर लो कौन कौन सी। पहला तुमने क्या पढ़ा इसके अंदर? फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन, पैसे देके चीज खरीदी, पोजीशन एंजॉय कर सकता है पीसफुली, कोई भी पोजीशन को डिस्टर्ब करे वारंटी ब्रीच। दूसरा फ्रीडम फ्रॉम एनकम्बरेंस, तो गुड्स बेच रहा है सेलर, फ्री फ्रॉम ऑल द चार्जेस, अगर गुड्स ऐसे बेचे हैं जिन पे कोई लोन है, चार्ज है, मॉर्गेज है, वारंटी ब्रीच, डैमेजेस। फिर बोला डिस्क्लोजर ऑफ डेंजर ऑफ गुड्स, ऐसे कोई है उसके अंदर डेंजर के हैं, बायर को डेंजर का पता नहीं है तो वार्न करो, नहीं करोगे तो फिर वारंटी ब्रीच, क्या मिलेंगे? डैमेजेस। क्वालिटी और फिटनेस नॉर्मली एप्लीकेबल नहीं होती, लेट द बायर बी अवेयर बट इट मे बी, याद करना, अनेक्स्ड और अटैच्ड बाय कस्टम और यूजर्स, ये लाइन याद कर लेना, नेक्स्ट और अटैच्ड बाय कस्टम और यूजर्स, नॉर्मली नहीं लगती बट इट मे बी अनेक्स्ड और अटैच्ड बाय यूजर्स, व्यापारिक प्रथा या प्रचलन द्वारा लागू हो सकती, हिंदी भी बता देती हो, नॉर्मली नहीं लगती लेकिन व्यापारिक प्रथा या प्रचलन द्वारा लागू हो सकती। लास्ट टॉपिक इस यूनिट का कैवेट एम्प्टर, लेट द बायर, हर जगह आया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आया था ना, मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड में पढ़ा था ना, लेट द बायर बी अवेयर मेन रूल है। सेक्शन नंबर 16, इसका सेक्शन नंबर याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, थ्योरी भी आता है प्रैक्टिकल भी आता है, दोनों आते हैं, थ्योरी भी आता है और प्रैक्टिकल भी आता है और दोनों ही लॉन्ग आते हैं, 6 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कैवेट एम्प्टर पे। कैवेट एम्प्टर सेक्शन 16 मतलब क्या है? लेट द बायर बी अवेयर, क्या चीज दी हुई है देखो, होपफुली अपनी आज ये यूनिट फिनिश हो जाएगी। इट इज फॉर द बायर टू मेक प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ गुड्स, इसकी ड्यूटी है गुड्स का प्रॉपर सिलेक्शन करे बायर, ठीक है। अगर गुड्स डिफेक्टिव निकलते हैं, बायर ने अपनी स्किल और जजमेंट पे विश्वास किया, वो सेलर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, ठीक है। क्या लिखा है देखो, पहला पैराग्राफ पढ़ो, इट इज फॉर द बायर टू मेक प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ गुड्स, इफ द गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव कैन नॉट होल्ड द सेलर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, इट इज ड्यूटी ऑफ बायर टू मेक प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ गुड्स, कि अपने आप को सेटिस्फाई कर ले गुड्स खरीदने से पहले, ये उसके पर्पस के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर खुद के स्किल और जजमेंट पे विश्वास किया, चीज सही नहीं निकली, यू कैन नॉट ब्लेम द सेलर। क्या लिखा है? इट इज ड्यूटी ऑफ बायर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ बिफोर बाइंग द गुड्स दैट गुड्स विल सर्व द पर्पस। अगर गुड्स डिफेक्टिव निकलते हैं और इसने खुद ने अपनी स्किल और जजमेंट पे विश्वास किया है, कैन नॉट हेल्ड द सेलर रिस्पॉन्स, सेलर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। कह रहे क्या बताओ? ये अपन ने बात की जनरल रूल, क्या कहता है? लेट द बायर बी। एग्जाम्पल, एक केस पढ़ा था मेयर साइलेंस इज फ्रॉड में, आई डोंट नो कि नाम से मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, मैटर जरूर बताया होगा, वॉर्ड अगेंस्ट हॉब्स कर, वॉर्ड अगेंस्ट हॉब में क्या था? ऑक्शन सेल में ए ने बी को कुछ पिग्स बेचे थे, दे वर सफरिंग फ्रॉम सम फीवर, और बी ने इन्हें अपने हेल्दी पिग्स के साथ मिक्स कर दिया था, और वो सारे के सारे क्या था? मिक्स किया था, और सारे के सारे पिग्स जो तो एक्सपायर हो गए थे, तब भी रूल दिया था लेट द बायर बी अवेयर। ये इसका लीडिंग केस था, इसी वाले केस के अंदर ये डॉक्ट्राइन आई थी, तब आईसीआई ने यहाँ तो दी नहीं, वहाँ दे रखी थी। वॉर्ड हॉब का जो केस लीडिंग है, हम लोग अब पढ़ते थे तो हमारे टाइम में तो ये दी हुई थी कि वॉर्ड अगेंस्ट हॉब का जो केस था उसमें ये डॉक्ट्राइन आई थी कैवेट एम्प्टर। चलो एग्जाम्पल तो अपन आईसीआई से ले ही लेंगे, अब आ रहे हैं इसके जनरल रूल। क्या कह रहा है? कौन जिम्मेदार? बायर। तो एक्सेप्शंस क्या कहेंगे? कौन जिम्मेदार? बायर के अलावा कोई भी जिम्मेदार। 99% सेलर, एक केस में सेलर भी नहीं होगा, पेटेंट और ब्रांड नेम, वहां पे ना तो सेलर जिम्मेदार होता है ना ही बायर। कौन? वो कंपनी जिसका पेटेंट और ब्रांड नेम होता है, ठीक है, लेकिन बायर तो जिम्मेदार नहीं है ना, तो एक्सेप्शन में ही जाएगा ना। चलो पहला पॉइंट आ जाओ, फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज,
क्या कुछ पढ़ाने की जरूरत है? पढ़ के देखो एक बार, पढ़ा तो दिया मैंने ये आपको, केस भी पढ़ा दिया था प्रीस्ट अगेंस्ट लास्ट का। बायर ने सेलर को पर्पस बता दिया, गुड्स किस चाहिए, सेलर की ही स्किल और जजमेंट पे विश्वास किया, सेलर इसी तरीके के गुड्स में डील करता है, चीज नहीं सही निकली, सेलर जिम्मेदार है। प्रीस्ट अगेंस्ट लास्ट याद करो, बंदा गया केमिस्ट की शॉप पे, ऐसी कांच की बोतल दो, गर्म पानी रखा जा सके, बॉटल पकड़ाई, सेलर ने बोला दिस बॉटल इज फिट फॉर होल्डिंग द ल्यूक वार्म वाटर, घर जाके वाटर फिल किया और बॉटल बस्ट हो गई, वाइफ को इंजरी, याद करो सारे एग्जाम्पल वाइफ को इंजरी, ठीक है तो उससे याद रहेंगे। सेकंड भी पढ़ा चुकी हूँ, देखो अगर गुड्स को पेटेंट या ब्रांड नेम के अंतर्गत बेचा गया, ना तो सेलर जिम्मेदार ना ही बायर जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार? पेटेंट या ब्रांड नेम है जिसका, वो जिम्मेदार माना। एक और याद करना है, आगे तो करना ही नहीं, तो क्या है, सेलर ने क्या किया, एक्टिवली फैक्ट्स को छिपा लिया, सेलर ने फ्रॉड किया, मिसरिप्रेजेंटेशन किया, तो सेलर जिम्मेदार है। सेलर ने एक्टिवली फैक्ट्स को कंसील कर लिया, फ्रॉड किया, मिसरिप्रेजेंटेशन किया, तो सेलर जिम्मेदार है। क्यों? गलती सेलर की है, गलती सेलर की है। जनरल रूल कहता है कौन जिम्मेदार? बायर, एक्सेप्शन में गया ना, जाएगा ना, सेलर एक्टिवली कंसील्स अ डिफेक्ट और इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। देखो ए ने बी को एक हॉर्स बेच, रिलेशनशिप फादर एंड, ए को पता है हॉर्स कैसा साउंड, पर इसने ये फैक्ट पा लिया, फ्रॉड है कि नहीं बताओ? ड्यूटी याद करो, ड्यूटी टू एग्जाम्पल ले, अंकल वाला केस लो, वो तो था मेयर साइलेंस इज नो एक्सेप्टेंस, कहाँ पड़ा था? फेल्ट हाउस बिंदले, कहाँ पड़ा था? यूनिट ने कोई जवाब नहीं दिया तो मान लेंगे 30 यूरो में गुड़ा बेच दिया, वाला बोल रहे। आगे आ जाओ, थर्ड के बाद देखो, जितनी भी तुम्हारी इम्प्लाइड कंडीशन थी सब में बोला था सेलर जिम्मेदार है, उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं निकले सेलर जिम्मेदार, कुछ सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं निकले सेलर जिम्मेदार, कुछ मर्केंटेबल क्वालिटी के नहीं है सेलर जिम्मेदार, डिस्क्रिप्शन सैंपल दोनों से मैच नहीं खाते सेलर जिम्मेदार। चार तो वही आ गए लगातार, देखो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बेचा गया और कुछ डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं निकले सेलर जिम्मेदार, एक्सेप्शन, सैंपल के अकॉर्डिंग बेचा, सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं निकले सेलर जिम्मेदार, एक्सेप्शन, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन किसी भी एक के अकॉर्डिंग नहीं निकले सेलर जिम्मेदार। मार्केटेबल क्वालिटी, गुड्स को बेचा गया बाय डिस्क्रिप्शन, इस बंदे ने बेचा जो उसी तरीके के गुड्स में डील करता है, अप्लाइड कंडीशन, गुड्स कैसे होने चाहिए? मार्केटेबल, क्या नहीं है सेलर जिम्मेदार। ये चार तो क्लियर है ना। अब भाई सेलर जिम्मेदार है, जनरल रूल कहता है बायर जिम्मेदार है, तो एक्सेप्शन में ही जाएंगे ये चारों। अब बचा एक अकेला, कौन सा? ट्रेड यूज। ट्रेड यूजेस क्या कहता है? हमने क्वालिटी और फिटनेस की इम्प्लाइड कंडीशन भी पढ़ी और इम्प्लाइड वारंटी, हमने कहा जनरली एप्लीकेबल होती ही नहीं है, कब लगेगी? व्हेन इट इज अटैच्ड टू कस्टम और यूजेस ऑफ ट्रेड। अभी अभी कहा था, एक लाइन याद रखना, व्हेन इट इज अनेक्स्ड और अटैच्ड टू कस्टम और यूजेस ऑफ ट्रेड, क्या लिखा है देखो, इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ वारंटी एज टू क्वालिटी ऑफ मे बी अनेक्स्ड और अटैच्ड टू यूजेस ऑफ, अगर सेलर इससे डेविएट करता है तो सेलर जिम्मेदार होगा। जैसे रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री है, वहां पर एक इम्प्लाइड कंडीशन है, अगर आपको गारमेंट फिट नहीं आता तो आपको दूसरा साइज देंगे, ऐसे तो वापस नहीं देंगे, चेंज करके देते हैं ना, या आप इससे इतनी वैल्यू की कोई और चीज खरीद लो, सेम है तो उसका साइज दे देंगे बड़ा छोटा, जो भी आप मांग रहे हो, होता है ना। तो बाय कस्टम एंड यूजेस ऑफ सेलर जिम्मेदारी कह रहे क्या आपने, तो आ जाओ वाइंड अप कर देते हैं। कैवेट एम्प्टर, चलो टाइम तो होने वाला है, लेकिन कैवेट एम्प्टर क्या है देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर कहती है लेट द बायर बी अवेयर, सेक्शन नंबर चल रहा है 16। सेलर डिस्प्ले करता है देयर गुड्स इन ओपन मार्केट, बायर की ड्यूटी है प्रॉपर सिलेक्शन या चॉइस करे गुड्स की, गुड्स अगर डिफेक्टिव निकलते हैं सेलर जिम्मेदार,
सेलर इज नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड सिलेक्शन बाय द। ड्यूटी बनती है बायर की गुड्स को खरीदते समय सेटिस्फाई कर ले, उसके पर्पस के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। अगर खुद की स्किल और जजमेंट पे काम किया, गुड्स सही नहीं निकले, तुम सेलर को जिम्मेदार नहीं ठहरा। सेम दोनों पैराग्राफ इजी लैंग्वेज में पीडीएफ में दिए हुए थे। आ जाओ अब सीधे, यहाँ से तुम्हें ये पॉइंट्स लेने की जरूरत नहीं। कहाँ से कहाँ तक, क्यों आगे वापस आना है फर्स्ट एक्सेप्शन में, दो बार क्यों दे। फिर आ गया एग्जाम्पल, ये पिक्स वाला बताया था ना, वर्ड अगेंस्ट ऑफ वाला। एक तुम्हें होमवर्क में दे रही हूँ, इसकी रीडिंग लगा लेना, बहुत ईजी है। अब आ जाओ सीधे एक्सेप्शन। पहला, फिटनेस एज टू क्वालिटी, और मैंने दिया उस तरीके से भी दे दो, कोई दिक्कत। तीन चीजें पॉइंट आ जाएंगे, पर्पस बता दिया, सेलर के स्किल जजमेंट पे बिलीव किया, सेलर इस तरीके के में डील करता है, सेलर जिम्मेदार। फीस्ट अगेंस्ट लास्ट का केस तुम्हें पढ़ा दिया, वो दे देना जज जाएगा। सेकंड पे आ जाओ, पेटेंट और ब्रांड नेम, उस केस में इंप्लाइड कंडीशन ऑफ क्वालिटी और फिटनेस नॉट एप्लीकेबल, वहाँ ना सेलर जिम्मेदार ना बायर जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार, इसका पेटेंट या ब्रांड नेम है। गुड्स अगर सोल्ड किए बाय डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इफ द गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, इंप्लाइड कंडीशन गुड्स किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन, नहीं है तो सेलर जिम्मेदार। डिस्क्रिप्शन में क्या, मार्केटेबल क्वालिटी के होने चाहिए, पढ़ा था वही चीज मिलेगी, गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन। ऐसे सेलर से जो इन्हीं तरीके के गुड्स में डील करता है, तो इंप्लाइड कंडीशन गुड्स कैसे होने चाहिए, मार्केटेबल, नहीं है तो सेलर जिम्मेदार। आगे क्या दिया, सेल बाय, गुड्स को खरीदा कैसे, सैंपल के थ्रू, डज नॉट अप्लाई इफ द बल्क डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल, अगर नहीं है सैंपल के अकॉर्डिंग तो सेलर जिम्मेदार। सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, दोनों के ही अकॉर्डिंग होना चाहिए। इफ द गुड्स डू नॉट कॉरेस्पॉन्ड विद बोथ ऑफ देम और आइदर ऑफ देम, कैवेट एम्प्टर नॉट एप्लीकेबल, इस केस में सेलर जिम्मेदार। ट्रेड यूजेस याद करो, नॉर्मली क्वालिटी और फिटनेस की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती, बट इट मे बी नेक्स्ट बाय यूजेस ऑफ ट्रेड। अगर सेलर डेविएट करता है, कैवेट एम्प्टर नॉट एप्लीकेबल, यही लिखा हुआ था अपना, एग्जैक्ट यही लाइन थी, है ना। रेडीमेड गारमेंट एग्जाम्पल दिया था, पढ़ लो। मैंने तुम्हें कुछ दूसरा पढ़ाया ही नहीं है जो तुम्हें दूसरी जगह दिमाग लगाना पड़े। सैंपल तक मैंने तुम्हें किसके दिए हैं, सिर्फ आईसीआई के ही दिए हैं। दो दो चीजें बताऊंगी तो तुम्हें दो दो जगह दिमाग जाएगा तुम्हारा। सेलर एक्टिवली कंसील्स अ डिफेक्ट गिल्टी ऑफ फ्रॉड, गलती सेलर की, सेलर जिम्मेदार। क्या लिखा है देख लो, पढ़ लो एक बार। सेलर जो गुड्स बेच रहा है बाय मेकिंग मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, बायर उस पर रिलाई करता है, सेलर ने एक्टिवली फैक्ट्स को छिपा लिया, एक्टिव कंसीलमेंट भी फ्रॉड ही होता है, डेफिनेशन याद कर लो। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट फ्रॉड ही तो था, ठीक है। So the same could not be discovered by the buyer on reasonable examination. Latent या hidden defect. Rule of caveat emptor will not apply. Buyer can avoid the contract, claim the damages. मतलब सेलर जिम्मेदारी उठा रहा है, क्यों, उसने गलत काम किया है, पर सेलर ने फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन किया है तो सेलर जिम्मेदार माना जाएगा। क्लियर है क्या, बताओ मुझे। यूनिट को वाइंड अप करा रही हूँ मैं, एक लास्ट क्वेश्चन, खत्म काम। कल से नई यूनिट लेंगे, तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन समझा के जा रही हूँ, आंसर पार्ट खुद देख लेना। एक मैसर वुडवर्थ एंड एसोसिएट करके एक फर्म का नाम दिया हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ वुड्स में डील करती है, रोज वुड, मैंगो वुड, टीक वुड, बर्मा वुड, ठीक है, वुड वुड, सैंडलवुड, है ना, पुष्पा मूवी याद आ रही है कुछ, तो वुड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो ये डील करता था। अब हुआ क्या, इसके पास गए मिस्टर दास कस्टमर, क्या बोलता है, वुडन लॉक्स चाहिए, इस डायमेंशन में चाहिए, है ना, और स्पेसिफिकली बता दिया क्यों चाहिए, फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग वुडन डोर एंड विंडो फ्रेम। शॉपकीपर ने बोला ठीक है दे देते हैं, काट के साइज में प्रोवाइड की। नेक्स्ट डे कारपेंटर आया इनके घर पे और बोला कि आपने जो सेलर है उसने आपको मैंगो ट्री वुड दे दी है जो कि आपके पर्पस के अकॉर्डिंग नहीं है। कारपेंटर कहता है कि वापस कर दो सर, ये तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। अब ये गया वापस करने, शॉपकीपर मना कर देता है, क्या कहता है, सर ये तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने काट दिए, अब दोबारा बिकेंगे ही नहीं, हम वापस कैसे लें। आपसे क्या पूछा, ड्यूटी बताओ बायर की और सेलर की अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर। दूसरा क्वेश्चन, क्या मिस्टर दास पैसे वापस ले सकते हैं या राइट ऑफ काइंड ऑफ वुड ले सकते हैं क्या, सेकंड बताओ पहले। यस, पर्पस बता दिया था, याद करो। सेलर की स्किल जजमेंट पे विश्वास किया, चीज सही नहीं निकली, सेलर जिम्मेदार, तो ही इज एंटाइटल्ड टू गेट आइदर द मनी बैक और द राइट काइंड ऑफ वुड।
यहाँ तक क्लियर है? केस लॉ भी सपोर्ट करने के लिए अपन दे सकते थे, प्रीस्ट अगेंस्ट लास्ट वाला। आईसीआई ने नहीं दिया पर अपन दे सकते थे। अब आ जाओ बात ड्यूटी ऑफ बायर मतलब कैवेट एम्प्टर का जनरल रूल। इट इज ड्यूटी ऑफ बायर टू मेक प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ गुड्स। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ गुड्स। अगर गुड्स डिफेक्टिव निकले ही कैन नॉट ब्लेम द सेलर। सेलर की ड्यूटी नहीं डिफॉल्ट्स को पब्लिकली बताए। बायर को गुड्स खरीदते समय हैज टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट गुड्स विल बी अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट। याद आ रहा है ना? क्या है? अगर खुद की स्किल और जजमेंट पे विश्वास किया कैन नॉट ब्लेम द सेलर। ये सब बातें क्या है? ड्यूटी ऑफ बायर। क्या बताओगे? कैवेट एम्प्टर शॉर्ट में। कैवेट एम्प्टर शॉर्ट में। अब क्या बोला? ड्यूटी किसकी? सेलर की। ड्यूटी ऑफ बायर में कैवेट एम्प्टर आ रहा है तो ड्यूटी ऑफ सेलर में एक्सेप्शन जाएगा ना? सिर्फ एक्सेप्शंस की हेडिंग देनी, सिर्फ एक्सेप्शंस की हेडिंग देनी है। अब तुम्हें एक बार रफली दिखा देती हूँ, एक बार आंसर घर पे देख लेना। ड्यूटी ऑफ बायर में लेट द बायर बी अवेयर दे देना छोटे में, शॉर्ट में। और ड्यूटी ऑफ सेलर में कैवेट एम्प्टर के एक्सेप्शंस की हेडिंग दिया ना। हो गया? सेकेंड पार्ट मैंने तुम्हें समझा ही दिया। आईसीआई के सारे क्वेश्चन मतलब अपने कवर कह रहे क्या बताओ। और ये मिस्टर दास वाला क्वेश्चन 6 नंबर का मेन एग्जाम में आया हुआ है। अभी जो कराया ना मैसर वुडवर्थ वाला, ये क्वेश्चन आया हुआ है। थ्योरी कैसे आता है? डिफाइन व्हाट इज कैवेट एम्प्टर, गिव द एक्सेप्शंस आल्सो। थ्योरी तो ऐसे आ गया, ये भी आ सकता है 6-7 नंबर का। और प्रैक्टिकल तो इस तरीके का जैसा अभी कर लोगे। हाँ, कोई 6 अच्छे से कर दे। क्लियर है क्या बताओ बेटा? तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वाइंड अप करते हैं अपन, है ना? तानिया कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। चंद्र प्रकाश, एनीवन? एंड करते हैं वरना अपन आज नेट का इशू है। तान्या, चंद्र प्रकाश कोई डाउट है बेटा बोलो, फिर वाइंड अप कर रहे हैं अपन क्लास। ठीक है तो चलो एंड करते हैं।